नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। मैं काशिफ अली। सबसे पहले मैं आपको भारत के वो अखबार के वो हेडलाइन दिखाऊंगा जो ज़रूरी है। आज का दिन बेहद ज़रूरी है क्योंकि अखबारों में पूरी तरह तस्दीक हुई है कि आखिर सच क्या है। सबसे पहले मैं आपको हिंदी के अखबार जनसत्ता की वो हेडलाइन दिखाऊंगा जिसमें लिखा है नापाक ठिकाने नेस्ताबूद। ये जो भारत ने पाकिस्तान के में हमला किया, बालाकोट में हमला किया, उसके बाद कई आतंकी मारे गए, ऐसा भारत की तरफ से दावा किया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की मैं आपको हेडलाइन दिखा देता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस ने जो दिया है वो लिखा है कि इंडिया स्ट्राइक्स टेरर डीप इन पाक। तो ये इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन है। वहीं द हिंदू की अगर मैं आपको हेडलाइन दिखा देता हूँ कि द हिंदू अखबार ने क्या लिखा है। उसने लिखा है कि इंडिया बॉम्ब्स जैश कैंप इन पाकिस्तान बालाकोट। यानी द हिंदू ने साफ तौर पर लिखा है कि पाकिस्तान के बालाकोट में जैश के कैंप पर भारत ने बम बरसाए हैं। तो ये अखबारों की बात है। फिलहाल लाला माधव राम जौहर का एक शेर है कि जो दोस्त हैं वो मांगते हैं सुलह की दुआ, दुश्मन ये चाहते हैं कि आपस में जंग हो। बहरहाल ये राजनीति है और ये भारत का एक प्रतिशोध था कि उसके बाद पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। लेकिन मैं आपको अब थोड़ा सा बताऊंगा, टेक्निकली चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से आखिर उन कौन से वो 7 लोग थे जिनको पता था कि हवाई हमले की टाइमिंग। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो 7 लोग जिनको पूरे हमले की जानकारी थी। जी हाँ, अब सबसे पहले एक द हिंदुस्तान टाइम्स की अखबार की रिपोर्ट की माने तो पाकिस्तान के बालाकोट में जो आतंकवादी संगठन थे जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग सेंटर पर मंगलवार की सुबह भारतीय वायुसेना के हमले की टाइमिंग की जानकारी सिर्फ 7 लोगों को थी। यहाँ सिर्फ भारत में 7 लोगों को मालूम था कि किस टाइमिंग पर वहाँ पर अटैक किया जाएगा। अखबार की मुताबिक मंगलवार की सुबह 3:40 पर और 3:53 के बीच हमले में मिराज लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया था। भारत के जो प्रशासित कश्मीर के पुलवामा में हालांकि 14 फरवरी को CRPF पर हुए आत्मघाती हमले के बाद से माना जा रहा था कि भारत निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई करेगा। भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ की को जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उनको चिन्हित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 14 फरवरी के बाद से रॉ यानी रिसर्च एनालिसिस विंग जो भारत की खुफिया एजेंसी है उसको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि जो ठिकाने हैं उनको चिन्हित यानी उनको टारगेट किया जाए, उनको पहचाना जाए कि वो आखिर ठिकाने कहाँ कहाँ हैं। और साथ ही साथ रॉ ने उन आतंकवादियों के ऐसे 6 ठिकानों की जानकारी उपलब्ध कराई थी। यानी जो भारतीय वायुसेना को जानकारी उपलब्ध कराई थी वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने उपलब्ध कराई थी। और साथ ही साथ खुफिया विभाग के अधिकारियों की अगर माने तो इस हमले की टाइमिंग की जानकारी सिर्फ 7 लोगों को थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के प्रमुख शामिल थे। 22 फरवरी से ही वायुसेना ने अपने लड़ाकू विमानों को सीमा के निकट एयरबेस से रात में उड़ान भरवाना शुरू कर दिया था। यानी 22 फरवरी से लगातार चहलकदमी बढ़ गई थी। कई बार दिल्ली में भी उन एयरजेट को, उन प्लेन्स को देखा गया हवा में, और हालांकि लगातार इस बात से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कुछ तो चल रहा है। बहरहाल ताकि पाकिस्तानी सेना को भ्रम में डाला जा रहा था। लगातार पाकिस्तानी सेना इस चीज़ को देख रही थी कि भारत में लगातार मूवमेंट चल रहा है। भारत की वायुसेना लगातार मूवमेंट कर रही थी। दिल्ली में हम कई बार आसमानों में देख रहे थे। ये मैं आपको 22 फरवरी की बात बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद 25 फरवरी को खुफिया जानकारी मिली कि बालाकोट के शिविर में जैश ए मोहम्मद के 300 से 350 चरमपंथी मौजूद थे। उसके बाद एयरफोर्स को हमले की हरी झंडी दे दी गई। यानी एयरफोर्स पूरी तरह तैयार हो गई थी और उसके बाद उनको हमले की हरी झंडी प्रधानमंत्री की तरफ से और बाकी जो खुफिया एजेंसी थी, रॉ थी, और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, उनकी तरफ से हरी झंडी मिल गई थी। अब मैं आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक बताता हूं कि पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना के हमले के बाद पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की आशंका को देखते हुए दिल्ली, मुंबई और अन्य 5 शहरों को अगले 72 घंटे के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है। अभी फ़िलहाल 72 घंटों के लिए ये 3 बड़े शहरों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। अखबार ने खुफिया विभाग के एक शीर्ष अधिकारी के हवाले से लिखा है कि इनमें से 3 शहर पंजाब,
राजस्थान और गुजरात में भी हैं। और पंजाब के गुरदासपुर और तरन तारन, अमृतसर, फिरोजपुर और फजिल्का में भी प्रशासन ने आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और खुफिया अधिकारियों के साथ बैठक की हालात और समीक्षा की है। तो यानी अब पूरी तरह से जो बॉर्डर के एरिया, जो राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, वहाँ पर पूरी तरह से वहाँ की राज्य सरकारें मुस्तैद हैं। सुरक्षा अधिकारियों से लगातार मीटिंग चल रही है। अभी दिल्ली में भी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें रक्षा मंत्री तीनों सेना प्रमुखों के साथ मीटिंग कर रही हैं, क्योंकि इस बात की आशंका लगातार बढ़ रही है कि पाकिस्तान कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा। तो वो किस संदर्भ में करेगा, कैसे करेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। अब मैं आपको जिस तरीके से वो हमला हुआ, जिससे पूरा अब बालाकोट असल में पेलोड और कितना स्मारक है मिराज 2000 पेलोड जो हमला हुआ है, वो जो किया गया है, वो समझने की ज़रूरत है। असल में जब मंगलवार की सुबह ट्विटर कर दुनिया को जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने भारतीय पाकिस्तान नियंत्रण रेखा यानी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया है। मेजर गफूर ने ट्वीट किया था सुबह सबसे पहले, जो पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता हैं आसिफ गफूर ने कहा था कि पाकिस्तानी वायुसेना ने फ़ौरन जवाबी कार्रवाई की, जिसके वजह से भारतीय विमानों को भागना पड़ा। लेकिन भागते हुए जल्दबाजी में उन्होंने पेलोड छोड़ दिया जो बालाकोट में गिरा। ये बात पाकिस्तानी जो प्रवक्ता थे आर्मी के, उन्होंने ये बात ट्वीट करके कही थी। अगर आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं, आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं, तो कोई भी मिसाइल, विमान, रॉकेट या टॉरपीडो में विस्फोटक को ले जाने की क्षमता को पेलोड कहते हैं। लगातार आप एक वर्ड कल से सुन रहे होंगे, पेलोड क्या होता है, तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूं कि मिसाइल को, विमान को, रॉकेट को और टॉरपीडो को ले जाते हैं जो विमान, उनको पेलोड कहा जाता है। अब समझने की बात यह भी है कि किसी विमान या मिसाइल को पेलोड कितना है, ये उस विमान या मिसाइल की विशेषता पर निर्भर करता है। तो अगर कोई ये कहे कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने पेलोड गिराया, तो इसका मतलब ये है कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने बम गिराया। अब भारत ने इस ऑपरेशन में मिराज 2000 विमानों का इस्तेमाल करने का दावा किया है। बहरहाल ये पूरी तरीके की, अब मैंने आपको समझाया किस तरीके से कि 7 लोगों को मालूम था वो टाइमिंग का कि कब हमला होना है, और फिर उसके बाद जो मिराज 2000 का इस्तेमाल किया गया वो सारी जानकारी दी गई। अब ये सारी चीज़ें तो भारतीय सेना का जाहिर सी बात है शौर्य की बात है। भारतीय वायुसेना हमेशा से, जब से सन 47 जब से देश आज़ाद हुआ, तब से लगातार भारतीय वायुसेना हो, चाहे थल सेना हो या जल सेना हो, हमेशा से लगातार मजबूत स्थिति में रही है। भारत की जो सैन्य शक्ति है वो लगातार बढ़ रही है और भारत मजबूत हो रहा है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा देश के अंदर ले आता हूँ। अब राजनीति भी तेज़ चल रही है। मैं आपको एक किस्सा सुनाऊँगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा। असल में क्या होता है कि जब आप एक जंगल में होते हैं तो जंगल में एक शेर जो है वो शिकार करता है। अब जो शिकार जो हिरन का करता है, तो बाद में पीछे से बहुत सारे गिद्ध आ जाते हैं। वो इंतज़ार में रहते हैं कि कब शेर छोड़ेगा और फिर वो उसको खाएंगे। समझने की कोशिश करिएगा, भारतीय राजनीति इस वक्त कुछ ऐसे ही हो जाएगी, क्योंकि अब हमारी भारतीय वायुसेना के जो शेर थे उन्होंने शिकार तो कर लिया, लेकिन अब कुछ गिद्ध हैं, जो राजनीतिक गिद्ध हैं, वो उसको खाने की कोशिश करेंगे। जो बचा हुआ खाना है उसको खाने की कोशिश करेंगे, यानी उसके नाम पर 2019 में वोट मांगेंगे। और मुझे लगता है कि ये अब सियासत शुरू भी हो जाएगी, क्योंकि लगातार अब जो सत्ता में सरकार है वो अब इसके नाम पर वोट हासिल करेगी कि देखिए हमने पाकिस्तान पे हमला किया है, आप हमें वोट दीजिए। और मुझे लगता है, या पूरे देश को लगता है, कि किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है वो वोट से पहले, सरकार से पहले उन पे हमला करना कोई एहसान नहीं है। पड़ोसी देश को सबक सिखाना उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो सत्ता में है। तो जाहिर सी बात है इसके नाम पर अगर आपसे कोई वोट मांग रहा है तो ज़रूर दाल में कुछ काला है। और जो मैंने आपको जंगल की कहावत सुनाई है कि शेर ने तो शिकार कर दिया लेकिन गिद्ध अभी आएंगे, समझने की ज़रूरत है। ये देश की राजनीति है और राजनीति में इस तरीके की चीज़ें चलती रहेंगी। बहरहाल अब देखना ये है कि 2019 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और इसका किस चीज़ों पर असर पड़ेगा। हालांकि पाकिस्तान को जवाब मिल चुका है। पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से, अभी मैंने पाकिस्तान का जो शेयर मार्केट का देखा, करीब 735 अंक टूट चुका है वहाँ शेयर मार्केट। तो पाकिस्तान की हालत तो खस्ता हो चुकी है और पाकिस्तान अब पूरी तरह से
बैकफुट पे है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी उसके साथ खड़ा हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस भी अब भारत के साथ खड़े हो चुके हैं और अमेरिका ने भी पाकिस्तान को फटकार लगा दी है कि आप जल्द से जल्द आपके जो ज़मीन पर आतंकी कैंप चल रहे हैं उनको ख़त्म कीजिए। तो फ़िलहाल पाकिस्तान अब मनोवैज्ञानिक तौर पर, सैन्य तौर पर और बाकी चीज़ों पर अब पूरी दुनिया में अकेला पड़ चुका है। फ़िलहाल पाकिस्तान की तो हालत खस्ता हो चुकी है, लेकिन अब हमारे देश के राजनेताओं को देखना होगा कि वो इसको राजनीति के तौर पर भुनाते हैं या फिर कुछ और करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।